हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और फाइनली आपका टेस्ट है वो भी साइंस का और टेस्ट नंबर 4 है। ठीक है, तो दोस्तों तैयार हैं आप लोग टेस्ट देने के लिए? हम भी तैयार हैं बहुत ही टेस्ट लेने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम भी टेस्ट लेने के लिए और आप भी होंगे। और मन से टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन कराऊंगा उतना टॉप में टॉप क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत बेहतर से कीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिए। आई होप आप बहुत अच्छे से भी तैयारी कर रहे होंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। बस एक महीने बच गया हुआ है, उसमें और बेहतरीन से तैयारी कीजिए ताकि आपका स्कोर बहुत ही अच्छे तरीके से उठ पाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से मैं बता दूं कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट होता है। बहुत आराम से पढ़ूंगा, बहुत आराम से मौका दूंगा आप लोगों को हल करने के लिए। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट होता है और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए पढ़ता हूँ पहला क्वेश्चन, आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट क्या है कि आहार नाल की कैपिटल सी के आकार की संरचना है। आहार नाल की कैपिटल सी के आकार की संरचना है। अमाशय की ग्रहणी की ग्रासनी कि कृमि रूप परिशेषिका। बताइए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। ठीक है, आहार नाल की कैपिटल सी के आकार की संरचना होती है, कौन होती है? अमाशय, ग्रहणी, ग्रासनी और की कृमि रूप परिशेषिका। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आज इसका उत्तर बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। जल्दी से फास्ट रिप्लाई कीजिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, रिपीटेशन हो रही हैं सारे क्वेश्चन की। अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। चलिए बताइए क्या होगा। आई होप हमको लगता है कि आपने आंसर दे दिया होगा। मैं सही आंसर इसका बताने वाला हूँ कि आहार नाल कैपिटल सी के आकार की जो संरचना है स्टूडेंट, वो ग्रहणी की है। किसकी? ग्रहणी की है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया ना। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपस्थित रचना कहलाती है। कह रहा है कि ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपस्थित रचना कहलाती है। क्या कहलाती है? एफीफेरिंक्स कहलाती है कि घाटी डापन कहलाती है कि एल्वियोलाई कहलाती है कि संश्लेषमावरण कहलाती है? बताइए, श्लेष्मावरण कहलाती है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या कहलाती है? जो ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान जो आकार की उपस्थित एक रचना होती है, क्या कहलाता है वो? ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसरों का। बहुत ही अच्छे तरीके से पहले आप लोग सोच समझ लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसी को मारिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से टिक कीजिए। आपके पास समय है तो अच्छे तरीके से पढ़ के आप बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए। तो चलिए, हमको लगता है होप आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा और मैं बता रहा हूँ इसका सही आंसर कि क्या होगा इसका सही आंसर स्टूडेंट। और इसका सही आंसर यह है कि ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान जो उपस्थित रचना कहलाती है स्टूडेंट, वो घाटी डापन कहलाती है। क्या? घाटी डापन कहलाती है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया होगा। आपने भी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर होता हुआ और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और किसी का गलत हो रहा है तो तुरंत याद कर लीजिए और स्कोर भी लिखते रहे कि किस में कितना नंबर मुझे मिला है। ठीक है, गलत कितना सही, लास्ट में आपको कमेंट भी करके बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि ग्लाइकोजेनेसिस, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। जो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया होती है इसमें क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है कि ग्लाइकोजन बनता है कि विटामिन बनता है कि प्रोटीन्स बनता है? बताइए, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है, क्या बनता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, कि ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा स्टूडेंट। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से फास्ट रिप्लाई करके बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए कौन सा ऑप्शन कंफर्टेबल होगा। ठीक है, चलिए बताइए। तो हमको लगता है कि आप लोगों ने अपना उत्तर तो दे दिया होगा क्योंकि आप लोग बहुत तेज हैं। ठीक है, मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ, मिला लीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। कि ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है तो ग्लाइकोजन बनता है। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है तो उसी का नाम है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन। देखिए मैच कर रहा है कि नहीं नाम, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा इस प्रश्न को याद करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे क्लियर होता हुआ और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। जितने भी लोगों ने ऑप्शन बी दिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल लोगों का सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 यह कह रहा है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। शुद्ध रुधिर को जो
शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है? शिराएं ले जाती हैं कि महाशिरा ले जाती है कि दाया नीला ले जाती है कि महाधमनी? ठीक है, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है? कौन? शिराएं ले जाती हैं कि महाशिरा ले जाती हैं कि दाया नीला जला जाता है कि महाधमनी ले जाती है? बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्टूडेंट फास्ट रिप्लाई करके बताइए। चलिए मैं आपको टाइमिंग देता हूँ, ठीक है, 15 सेकंड का। 15 सेकंड के अंतर्गत बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सोच समझ लीजिए कि कौन सा इसका आंसर होगा। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, क्या ले जाती हैं? शिराएं, महाशिरा, दाया नीले की महाधमनी? चलिए मैं बताता हूँ इसका सही आंसर। आई होप आप लोगों ने सही आंसर दे दिया होगा इसका। मैं बता दूँ इसका सही आंसर जो होगा, सही आंसर वो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है? तो महाधमनी ले जाती है। महाधमनी क्या करती है स्टूडेंट? कि शुद्ध हमारे रुधिर को हमारे पूरे शरीर में ले जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्लियर होता हुआ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपको होम स्क्रीन पे। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पादप मुरझा जाते हैं? देखिए कितना प्यारा प्रश्न है, सुन रहे हैं आप लोग कि गर्मियों के दिनों में किस कारण जो दोपहर में पादप होते हैं वो मुरझा जाते हैं, किस कारण? तो वाष्पोत्सर्जन की कमी के कारण, कि वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण, कि प्रकाश संश्लेषण की कमी के कारण, कि प्रकाश संश्लेषण की अधिकता के कारण? कौन सा ऐसा कारण होता है कि गर्मियों के दिनों में दोपहर के समय जो पादप होते हैं वो मुरझा जाते हैं? बताइए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इसका आंसर सभी लोगों का सही आना चाहिए, वो भी किसी कीमत पे आना चाहिए। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर स्टूडेंट, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसरों का, ठीक है। आप लोग फटाफट आंसर दीजिए कि क्या होगा इसका सही आंसर। वो भी आपको एग्जैक्ट देना है इसका सही आंसर, ठीक है, गलत नहीं बताना है। आप लोग समझ रहे हैं, एग्जैक्ट आपको सही आंसर इसका देना है। तो चलिए मैं टाइमिंग दे रहा हूँ, आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो चलिए हमको लगता है आप लोगों ने सही आंसर बता दिया है। अब मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। मैच करा लीजिए कि गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पादप मुरझा जाते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण ऐसा होता है। वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण ऐसा होता है कि गर्मियों के दिनों में दोपहर में जो पादप है मुरझा जाते हैं। चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है यहाँ पे कि बोमेन संपुट भाग है। देखिए कितना प्यारा प्रश्न है कि बोमेन संपुट भाग है। तो बोमेन संपुट भाग है किसका? पीत वाहिनी का, कि अग्नाशय वाहिनी का, कि प्रोस्टेट ग्रंथि का, कि वृक्क नालिका का? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोमेन संपुट भाग है। बोमेन संपुट भाग है किसका? पीत वाहिनी का। आप लोग, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग आंसर दीजिए। अग्नाशय वाहिनी का, प्रोस्टेट ग्रंथि का, कि वृक्क नलिका का? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए कि क्या होगा। कमेंट कीजिए जल्दी से। आई होप, हमको लगता है कि सभी लोगों ने कमेंट कर भी दिया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। दिया है कि बोमेन संपुट भाग है। तो जो बोमेन संपुट भाग होता है किसका? वृक्क नलिका का भाग है। किसका? वृक्क नलिका का भाग है स्टूडेंट। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी दिया होगा। जो लोग भी ऑप्शन डी दिए होंगे सबका आंसर सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर होता होगा ना। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कितना प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है यहाँ पे कि लघु बीजांडु उत्पन्न होते हैं। देखिए लघु बीजांडु उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अरे बीजांडु कह रहा हूँ, बीजाणु सॉरी, लघु बीजाणु। देखिए मैं पढ़ लेता हूँ ध्यान से। लघु बीजाणु उत्पन्न होते हैं। तो बताइए लघु बीजाणु उत्पन्न होते हैं पुमांग में, कि जायंग में, कि पुंकेसरों में, कि परागकोश में? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। लघु बीजाणु उत्पन्न होते हैं। जल्दी से फास्ट रिप्लाई करके इसका आंसर बताइए। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का कि कब आप इसका सही आंसर बताएंगे, ठीक है। मेरे प्यारे स्टूडेंट अच्छे से टेस्ट दीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए। मैं भगवान से ही कामना करूंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतर नंबर लाएं, ठीक है। और मेरे लिए क्या चाहिए। चलिए बताइए लघु बीजाणु उत्पन्न होते हैं, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। हमको लगता है कि सभी लोगों ने कमेंट भी कर दिया होगा कि इसका सही आंसर क्या है। अब बारी आती है मेरी, मैं बता रहा हूँ इसका सही आंसर और मैच करा लीजिए, ठीक है। कह रहा है लघु बीजाणु उत्पन्न होते हैं। तो लघु बीजाणु उत्पन्न होते हैं परागकोश में। किसमें? तो परागकोश में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप, ठीक है। सभी लोगों ने ऑप्शन डी दिया होगा। जितने लोगों ने ऑप्शन डी होगा सब लोगों का आंसर सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्लियर होता हुआ और मैं बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 में की ओर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8वां ये कह रहा है कि पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है। बताइए कि पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है कैसे? बीजांड में होता है, कि अंडाशय में होता है, कि पराग नलिका में होता है, कि भ्रूण कोश में होता है? बताइए स्टूडेंट इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है? बीजांड में, अंडाशय में, परागनलिका में, भ्रूणकोश में? जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 8वें के लिए कौन सा ऑप्शन कंफर्टेबल होगा? ठीक है, तो जल्दी से फास्ट रिप्लाई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां। चलिए, हमको लगता है सभी लोगों ने आंसर बता दिया। मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर बताने के लिए। मैच करा लीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तब पुष्पीय पादपों में निषेचन जो होता है वो भ्रूणकोश में होता है। कब? भ्रूणकोश में। कहाँ होता है? भ्रूणकोश में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। जितने लोगों ने ऑप्शन डी दिया है सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके होम स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 यह कह रहा है कि नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है कौन? प्रोस्टेट ग्रंथि है कि श्वेत ग्रंथि कि एड्रिनल ग्रंथि कि एपिडिडाइमिस ग्रंथि? बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, एपिडिडाइमिस ग्रंथि। ठीक है, ये चीज़ बताइए। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि कौन है इन चारों ऑप्शन में से? बताइए, फास्ट रिप्लाई कीजिए, सोच समझ कर कीजिएगा। पहले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए अपने दिमाग में, हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है, इसके बाद रिप्लाई कीजिए कि नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि कि एपिडिडाइमिस ग्रंथि? चलिए बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए, हमको लगता है कि सभी लोगों ने अपना आंसर तो दे दिया है। अब मेरी बारी आती है, मैं भी इसका सही आंसर बता दूं आप लोगों को कि नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि जो है प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्लियर होता हुआ और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कितना प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। देखिए कितना प्यारा प्रश्न है। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है प्राकृतिक वर्ण से कि उत्परिवर्तन से कि प्रसंकरण से कि उपार्जित लक्षण से? बताइए, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर बताइए क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। डार्विन के अनुसार, आप लोग कमेंट करके बताते रहिए, मैं पढ़ रहा हूँ ना। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है प्राकृतिक वर्ण से, उत्परिवर्तन से, प्रसंकरण से, उपार्जित लक्षण से। ठीक है, हमको लगता है कि सभी लोगों ने अपना कमेंट दे दिया होगा कि इसका सही आंसर क्या है और मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर बताने कि इसका सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है तो उपार्जित लक्षण से। ठीक है, उपार्जित लक्षण से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप सभी लोगों ने ऑप्शन डी ही दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ ना स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए कितना प्यारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, देख पा रहे हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। अब क्वेश्चन नंबर 11 यह कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी होगी। बताइए, अगर एक अवतल, देखिए ध्यान सुनिए, अवतल दर्पण है यहाँ पे, अवतल दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या मैं दे दूँ कि 20 सेंटीमीटर है और कहूँ कि इसकी फोकस दूरी स्मॉल एफ क्या होगी? बताइए, -20 सेंटीमीटर कि -10 सेंटीमीटर कि 40 सेंटीमीटर कि 10 सेंटीमीटर? बताइए कौन सा होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, तो बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का रियल आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर बराबर हमको 20 सेंटीमीटर दे दिया है, एफ का वैल्यू पूछा है तो यह बराबर क्या होता है? r/2 होता है। आर का वैल्यू दिया है कितना? 20, तो 20/2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10। लेकिन रुक जाइए, यहाँ पे मैटर ये रख रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में हमेशा क्या होता है? फोकस दूरी माइनस में ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो -10 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कितने लोग तो 10 मारे होंगे? ठीक है, उत्तल दर्पण रहता है तो 10 सेंटीमीटर हो जाता है, लेकिन यहाँ अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ये बात तो जानते हैं आप लोग। चलिए, जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल सही होगा उनका। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कितना प्यारा प्रश्न है। यह प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है कि उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, कि सीधा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, कि उल्टा होता है उल्टा ही दिखाई देता है? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जो हमारे नेत्र में जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो क्या कंडीशन रहता है उसका? ठीक है, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ लीजिए इस प्रश्नों को और तब सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आपको टाइमिंग में दे रहा हूँ, ठीक है, भरपूर समय में दूंगा, लेकिन आपका आंसर सही आना चाहिए। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। हमको लगता है कि सभी लोगों ने अपना सही आंसर जो भी उनके दिमाग में चल रहा था
उन्होंने अपना सही आंसर बता दिया कमेंट के माध्यम से, और मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर बताने के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मानव नेत्र में जो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है ना स्टूडेंट, वो उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है, परंतु कैसा दिखाई देता है? हमें सीधा दिखाई देता है। प्रतिबिंब तो उल्टा होता है, परंतु हमको कैसा दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया होगा समझ लीजिए कि उनका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 खत्म होता हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट ये कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। बताइए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहलाती है जनित्र, गैल्वेनोमीटर कि अमीटर कि मीटर? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप लोग सही उत्तर बताइए क्या होगा। ठीक है, मैं कमेंट देख रहा हूँ आप लोगों का, जल्दी से बताइए, फर्स्ट रिप्लाई कीजिए कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र, गैल्वेनोमीटर, अमीटर कि मीटर? हमको लगता है कि सभी लोगों ने अपना सही उत्तर दे दिया है। बारी आती है मेरी सही उत्तर बताने की। चलिए मैं सही उत्तर बता देता हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दिया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है ना, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र कहलाती है। क्या? जनित्र। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। जितने लोगों ने अगर ऑप्शन ए दिया है बिल्कुल उन लोगों का उत्तर एकदम बिंदास सही है, आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़िया से टेस्ट देते रहिए, भगवान करे कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो, हम यही कामना करता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। ये कह रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। एथेन का जो आणविक सूत्र है वो C2H6 है। इसमें 600 संयोजक आबंध है कि 700 संयोजक आबंध है कि 800 संयोजक आबंध है कि 900 संयोजक आबंध है? बताइए स्टूडेंट, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा कि एथेन का जो आणविक सूत्र C2H6 है इसमें कितने 100 संयोजक आबंध पाए जाते हैं? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइए 6 कि 7 कि 8 कि 9? आप सोच समझ के इसका रिप्लाई दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका सही आंसर, क्योंकि आप लोगों ने तो पहले ही बता रखा है इसका सही आंसर। तो चलिए हम भी बता लेते हैं, मैच करा लीजिए मेरे आंसर से। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एथेन का जो आणविक सूत्र है वो C2H6, इसमें कितने 100 संयोजक आबंध पाए जाते हैं? तो कितने स्टूडेंट? तो 700 संयोजक आबंध पाए जाते हैं। जितने लोगों का ऑप्शन बी दिए होंगे बिल्कुल उनका प्रश्न सही है। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जिनको गलत होगा प्लीज़ याद करिए, सारे क्वेश्चन आपके 2021 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज के लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है स्टूडेंट, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और यह प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि बताइए कि ब्यूटेनॉन चर्तु कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। ठीक है, प्रकार्यात्मक समूह है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए कि ब्यूटेनॉन चर्तु कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल कि एल्डिहाइड कि कीटोन की अल्कोहल? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। थोड़ा सोच समझ के ही आंसर दीजिए, गलत भी हो सकता है इसका आंसर आप लोगों से। ठीक है, जो लोग पढ़े होंगे तो उनका तो बात ही अलग है। ठीक है, तुरंत मारेंगे सही आंसर। बताइए, ब्यूटेनॉन चर्तु कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। ठीक है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा? जल्दी से फास्ट रिप्लाई करके बताइए। तो स्टूडेंट हमको लगता है कि सभी लोगों ने तो अपना रिप्लाई दे ही दिया है, और हम जा रहे हैं इसका सही आंसर बताने के लिए। मैच करा लीजिए मेरे आंसर से। कह रहा है कि ब्यूटेनॉन चर्तु कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह जो है कीटोन होता है। ठीक है, क्या? कीटोन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए मैंने टोटल यहाँ पे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट आप लोगों को ऑब्जेक्टिव लिया। बताइए स्टूडेंट प्लीज़ आपसे ये बताइए कि अपना स्कोर कितना आपका हुआ। ठीक है, ताकि मैं जानूँ कि हाँ तैयारी चलेगी नहीं बेहतरीन तरीके से। बताइए 15 में से कितना नंबर आपका मिला है? ठीक है, ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अब वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़, अभी भी तक लाइक नहीं किए हैं शुरू से तो प्लीज़ अब तक तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच पाए और वो लोग भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। ठीक है, और बढ़िया से पढ़िए, एकदम बिंदास पढ़िए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छे तरीके से तैयारी कराई जा रही है आप लोगों को, एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।